Hello friends, welcome to my YouTube channel Rashikar Bharti Dharovar. Friends, in today's video we will talk about poetic styles of Spenser with reference to the Fairy Queen. Friends, here I would like to tell you that we have to focus on the questions that are being asked in the examination. What is the style? What are the different types of style that Spenser used to write during his career? Okay, so we will deal with the topic that is the style of Spenser. Okay, how Spenser used different types of style during his writings, how he different types of literary genres, set literary terms that he developed during his writings. Okay, so that all the bad things we will discuss in this video. So whoever friends not subscribed to my YouTube channel, please subscribe and comment down below, and also share and like it. Okay, so friends, let's start. Friends, whoever don't understand my language in English, I will like to tell you that I will explain in both Hindi and English so that both will be benefited. Okay, so let's just begin. So first, the first poem to earn Spenser notability was a collection of eclogues called the Seyfert Calendar. Okay, so here the first poem to the first poem to earn Spenser notability means पहला पोएम जो स्पेंसर द्वारा ऐसा लिखा गया कलेक्शन, किस कलेक्शन में? एक्लॉग्स में. तो एक्लॉग्स को क्या कहा जाता है? एक्लॉग्स इज कॉल्ड पेस्टोरल सॉन्ग. पेस्टोरल मीन्स देहाती गीत. ओके, इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन और सलिक्यू, मतलब इस तरह की वो बातें, इस तरह का मतलब पोएम इकोलॉग के फॉर्म में, जो सॉलिक्यू के फॉर्म में हो. सॉलिक्यू मतलब वेन एवर कैरेक्टर स्पीच गिव स्पीच, ओके, ऑन द स्टेज, ओके, अलोन. ओके, तो उसको इकोलॉग के फॉर्म में लिखा गया है. द फर्स्ट पोएम टू अर्न, ठीक है, कॉल्ड द सेफर्ट कैलेंडर. किसमें लिखा गया? द सेफर्ट कैलेंडर में. ओके, रिटन पोएम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू वेरियस सेफर्ट थ्रू आउट द मंथ्स ऑफ द ईयर. अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है? रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेरियस शेफर्ड्स थ्रू आउट द मंथ्स ऑफ द ईयर. ओके, द पोएम इज एन एलेगरी. अब ये जो पोएम है, दिस फेरी क्वीन, ओके, दिस फेरी क्वीन पोएम क्या है? एलेगरी है. अब व्हाट इज एलेगरी? एलेगरी क्या है? अब एक लिटरेरी डिवाइस है एलेगरी. लिटरेरी टर्म है. ओके, एलेगरी इज समथिंग दैट इज लिटरल एंड मेटामॉर्फिकल मीनिंग. मीन्स लिटरल में शाब्दिक अर्थ और मेटाफोरिकल मीन्स इसका रूपांतरित यानी कि चेंज मीनिंग. ओके, जैसे मैंने पहले ही बता चुका है मैंने कि एलेगरी क्या होता है. जैसे कैट बोल दिया, अगर मैंने किसी चीज़ को कैट बोला तो कैट लिटरल मीनिंग उसको क्या होगी? बिल्ली. अब कैट किस संबंध में बोला जा रहा है, उसका मेटाफोरिकल एंड चेंज मीनिंग हो गया. दूसरा से वो एलेगरी के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है. तो फेरी क्वीन किसको सिम्बलाइज किया हुआ है यहाँ पर? यहाँ फेरी क्वीन इज सिम्बलाइज टू क्वीन एलिजाबेथ. ओके, उसको ट्रिब्यूट में इन्होंने एडमंड स्पेंसर ने लिखा है ये पोएम को. ठीक है ना. वन ऑफ द फाइनेस्ट एपिक एवर रिटन. एलेगरी सिम्बलाइजिंग द स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी, द डाइवर्स फॉर्म्स एंड मीटर्स. इसके डाइवर्स फॉर्म के लिए फेमस है और इसके मीटर्स के लिए. ठीक है, स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है. द फेरी क्वीन इज मेजर कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश पोएट्री. अब यही है, द फेरी क्वीन क्या है? एक मेजर कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश पोएट्री है. ठीक है. Okay friends, focus on my voice, whatever I am telling you. Okay, you rely upon that only, because my writing is I've written in a very hurry way, so please kindly focus on my voice. The poem written in the epic form is a long. पोएम किसके फॉर्म में लिखा हुआ है? यहाँ पे एपिक के फॉर्म में, बहुत बड़ी एक मतलब एपिक, बहुत महान, मतलब बहुत बड़ा फॉर्म में लिखा हुआ है ना, एक काव्य के रूप में लिखा हुआ है, बहुत महान. इज़ अ लॉन्ग, डेंस, बहुत लंबा और गहरा, मतलब बहुत डेंस है. एलेगरी ऑफ क्रिश्चियन वर्च्यूज़, हमें क्या बताया गया है इस पोएम में? क्रिश्चियन वर्च्यूज़ को यहाँ पे बताया गया है, क्रिश्चियन के गुणों को बताया गया है कि क्रिश्चियन हाउ क्रिश्चियंस, मतलब वैलिडिटी के बारे में बताया गया है. ठीक ना, काइंडनेस के बारे में बताया गया, बहुत सारी चीज़ के अंदर में डाला गया है. ठीक है ना. तो क्रिश्चियन वर्च्यूज़ को मेनली यहाँ पर टारगेट करके फोकस किया हुआ है यहाँ पर. टाइड इनटू इंग्लिश माइथोलॉजी ऑफ किंग आर्थर. अब किसके रूप में यहाँ पर टाइड किया हुआ है? एक तरह से सूत्र में किस में बांधा हुआ है? अब मैथोलॉजी. अब मैथोलॉजी मतलब पुरानी कथा के रूप में बांधा गया. किसको यहाँ पर? किंग आर्थर को यहाँ पर ट्रिब्यूट किया गया. ठीक है ना. किंग आर्थर को लेकर यहाँ पर मैथोलॉजी के रूप में बनाया गया. अब किंग आर्थर कौन थे? किंग आर्थर वाज द रूलर ऑफ इंग्लैंड इन द 6th सेंचुरी. ओके, ठीक है ना. इन्होंने इंग्लैंड को फ्री करवाया था, है ना. अक्रिम से इन्वेटर्स है. मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है, ये ध्यान रखना कि मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है आर्थर, किंग आर्थर. किंग आर्थर इनके राउंड टेबल मीटिंग बहुत फेमस है ना. इसमें 12 नाइट्स का इन्होंने जिक्र किया है ना. 12 नाइट्स डिफरेंट रिप्रेजेंट डिफरेंट 12 डिफरेंट वर्च्यूज़. 12 नाइट्स जो है वो 12 अलग तरह के गुणों को वहाँ पे उसको डिपेक्ट करता है. ठीक है. स्पेंसर इंटेंडेड टू कंप्लीट 12 बुक्स. स्पेंसर का इंटेंडेड था, इनका मानना था कि वो 12 बुक को कंप्लीट करेंगे, बट ही मैनेज टू ओनली 6 बुक. ही बिकॉज हिज डेथ 12 बुक को कंप्लीट करना चाहते बिकॉज, लेकिन वो 6 बुक्स ही बना पाए और वो उनकी मृत्यु हो गई. ओके, द वर्क रिमेन्स द लॉन्गेस्ट एपिक इन द इंग्लिश लैंग्वेज. अब दिस वर्क, ये जो वर्क है ये बहुत बड़ी इंग्लिश लैंग्वेज में ये लॉन्गेस्ट एपिक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में ये मानी गई है. इंस्पायरिंग राइटर्स फ्रॉम इंस्पायर्ड राइटर्स अपकमिंग राइटर्स लाइक जॉन मिल्टन एंड जॉन किट्स. यहाँ पे मैंने गलती मिस्टेक कर दी, इंस्पायरिंग राइटर्स फ्रॉम नहीं, इंस्पायर्ड राइटर्स है ना,
आने वाले कमिंग राइटर्स, जॉन मिल्टन और जॉन कीट्स, यानी कि ये जो इनके वर्क से इंस्पायर कौन हुए? जॉन मिल्टन, जो कि प्रिटन एज में था। जॉन कीट्स किस में था? रोमांटिक एज में। तो इस सब राइटर्स को इन्होंने इन्फ्लुएंस इनके इसको पढ़कर, है ना, एडमंड स्पेंसर को पढ़ के जॉन मिल्टन और जॉन कीट्स आने वाले समय में इंस्पायर होंगे इनसे पढ़ के, ठीक है ना। ही डिवाइस अ वर्स फॉर्म ऑफ द फेरी क्वीन, है ना, वर्स फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी पोएटिक फॉर्म में लिखा हुआ है ना। दैट हैज़ कम टू नोन एज स्पेंसरियन स्टैंजा, इन्होंने एक स्पेंसरियन स्टैंजा का यहाँ इन्होंने खोज के इन्होंने अपने हिसाब से अपने इसको शैली को बनाया, स्पेंसरियन स्टैंजा, है ना। विच हैज़ सिंस बीन अप्लाइड इन पोएट्री बाय सच डिस्पैरेट पोएट्स। अब किस अप्लाइड किया गया इस पोएट्री में? डिस्पैरेट पोएट्स के द्वारा, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा, बायरन के द्वारा, सब अप्लाइड किया गया है। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोएट्रीज पर्पसली अर्काइक। अब लैंग्वेज क्या है पोएट्री की? पोएट्री की लैंग्वेज जो है अर्काइक है, मतलब एंशियंट लैंग्वेज है, नॉट इन मॉडर्न यूज़। द लैंग्वेज विच इज़ नॉट अवेलेबल एंड नॉट बीइंग यूज्ड, ओके, दैट इज कॉल्ड अर्काइक लैंग्वेज। अर्काइक लैंग्वेज में लिखा मतलब, अब जैसे कैंटरबरी टेल्स पढ़िएगा तो आपको अभी पढ़िएगा तो लगेगा अरे वो उस ज़माने में क्या राइटिंग, मतलब किस तरह से वो लिखी गई है, किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो अर्काइक फॉर्म में लगेगा। दूसरा, इट रिमाइंड्स रीडर्स फ्रॉम अर्लियर वर्क सच एज द कैंटरबरी टेल्स, चौसर, होम स्पेंसर ग्रेटली एडमायर्ड। अब कैंटरबरी टेल्स को जब स्पेंसर ने पढ़ा, स्पेंसर वाज इन द एज ऑफ एलिजाबेथ 16th सेंचुरी एंड कैंटरबरी टेल्स वाज रिटन बाय चौसर इन 1400, 14वीं सेंचुरी में, ओके। उस समय कैंटरबरी टेल्स लिखा गया। तो सोच सकते हैं टाइम डिफरेंस कितना है। तो अगर मैं पढ़ रहा हूँ, अगर कुछ भी अगर 50 ईयर्स बैक अगर या 100 ईयर्स बैक अगर कुछ उसमें अगर उस तरह के वहाँ पे कुछ लैंग्वेज कुछ है तो अलग लगेगी, वहाँ मुझे अलग लगी पढ़ने में, करीब उस तरह की लैंग्वेज। तो वही मतलब वही होता है 2 साल 3 साल लैंग्वेज को वहाँ पर वेरिएशन, वहाँ पर चेंज कुछ दिखने को मिला है उस लिटरेचर में, तो इसलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स्पेंसर्स एपिथैलेमियन इज़ द मोस्ट एडमायर्ड ऑफ इट्स टाइप इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। स्पेंसर के द्वारा एपिथैलियन लिखा हुआ जो है इज़ द मोस्ट एडमायर्ड, बहुत एडमायर्ड किया गया, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में। अब एपिथैलियन क्या होता है? अ सॉन्ग और पोएम इन ऑनर ऑफ अ ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, मेनली अ मैरिज सेलिब्रेटिंग पोएम। एपिथैलियन क्या होता है? एपिथैलियन एक तरह का फॉर्म होता है, एक तरह की पोएम होती है जिसमें इस तरह से वो सॉन्ग एक पोएम होती है, पोएम एक तरह सॉन्ग की तरह उसको पढ़ी जाती है। जब भी वो पढ़ी जाएगी तो मैरिज के उपलक्ष्य में पढ़ी जाएगी, है ना। इट वॉज रिटन फॉर हिज वेडिंग टू हिज यंग ब्राइड एलिजाबेथ बॉयल, क्योंकि उनकी शादी जो है स्पेंसर की एलिजाबेथ बॉयल से हुई थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए, यंग ब्राइड के लिए लिखा था। एंड इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट वाइडली पॉपुलर सोनेट सीक्वेंस, और इसी को वो बहुत बड़ा इसी को फर्स्ट वाइडली पॉपुलर सोनेट सीक्वेंस के फॉर्म में वो पॉपुलर हुआ। रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा में वो लिखा हुआ है। द सीक्वेंस वुड गो ऑन टू इंस्पायर शेक्सपियर। अब देखिए ये सीक्वेंस जो है आगे चलकर वो शेक्सपियर को इंस्पायर करता है, इस तरह के लिखने के फॉर्म को। अब वो शेक्सपियर अब इनको कॉपी करेंगे, अब किसको? एडमंड स्पेंसर को, ठीक है ना, इंस्पायर करेगा शेक्सपियर को, ठीक है, लिखने के लिए उनको। फेमस सीक्वेंस ऑफ सोनेट्स सेवरल ईयर्स लेटर, अब बहुत सारे सालों के बाद। द फेरी क्वीन इज इंडिस्प्यूटेबली स्पेंसर्स मास्टरपीस, इट्स publication was so popular that Queen Elizabeth herself would grant, okay, मतलब कि द फेरी क्वीन इज इंडिस्प्यूटेबली स्पेंसर्स मास्टरपीस। अब फेरी क्वीन जो है मतलब कोई तरह का ऐसा मास्टरपीस स्पेंसर प्रोड्यूस मतलब कि उन्होंने प्रोड्यूस किया, इंडिस्प्यूटेबली था, मतलब कोई तरह का कोई डिस्प्यूट इसमें नहीं हुआ। इट्स पब्लिकेशन वाज सो दैट क्वीन एलिजाबेथ हरसेल्फ ग्रांट, क्वीन एलिजाबेथ ने खुद से ग्रांट दिया उनको, कुछ उसने उपहार दिया, उन्होंने कुछ पैसे उसे थे। स्पेंसर एन अपॉइंटमेंट फॉर लाइफ, पूरे लाइफ के लिए। द पोएम वॉज रिटन इन इंटेंशनली आर्काइक स्टाइल, पोएम किस में लिखा हुआ था? इंटेंशनली आर्काइक स्टाइल में लिखा हुआ है। मिडिल इंग्लिश स्पेलिंग था, मिडिल इंग्लिश उस टाइम दौड़ को किस तरह थी? मिडिल इंग्लिश की दौड़ था, है ना, चीज़ें मॉडर्नाइज हो रही थी, है ना, हालांकि लेकिन मिडिल इंग्लिश में ही लिखी हुई थी। डेंस क्लासिकल फॉर्म में एल्यूजन था, वहाँ पर संकेतिक था, एलिगरी का यूज़ हुआ वहाँ पर, मिडाइवल वोकेबलरी का ये सब होता था। द पोएम वाज इन ईजिली द लॉन्गेस्ट एपिक पोएम इन इंग्लिश एंड इज़ इम्पॉसिबल टू समराइज इन अ सिंगल पैराग्राफ और इन अ सीरीज़ या स्टोरीज में। इतनी लॉन्गेस्ट पोएम थी कि उसको सिंगल पैराग्राफ में या फिर सीरीज़ में, स्टोरीज में उसको हम लोग संरक्षित नहीं कर सकते हैं। ओरिजिनली वेयर 12 बट स्पेंसर वाज कॉपीड, ये तो उधर मैंने बता ही दिया, ठीक है ना, फिर से लिखा गया यहाँ पर फ्रेंड, ठीक है। फोकस ऑन द किंग आर्थर नाइट्स एंड द राउंड टेबल, मैंने पहले ही कहा था, किंग आर्थर एंड उसके नाइट्स पे फोकस किया हुआ है। राउंड टेबल इलस्ट्रेटिंग अ पर्टिकुलर वर्चू, जो कि हर जो नाइट्स है वो डिफरेंट वर्चूज़ को रिप्रेजेंट करता है ना। अवर स्पेंसर नेम्स एरिस्टोटल एज इज सोर्स, स्पेंसर जो हमारे स्पेंसर जो है वो एरिस्टोटल को अपना सोर्स मानते हैं, अपना, है ना, अपना सोर्स मान के वो लिखते हैं, एरिस्टोटल को अपना वो अपना सोर्स मानते हैं। बट इट इज़ मोर लाइकली दैट सेंट थॉमस एक्वायर्स ईच बुक वुड फीचर्स वन नाइट, इट इज़ मोर लाइकली दैट सेंट थॉमस, ये
और भी लाइकली मतलब बताता है यहाँ पर सेंट थॉमस एक्वेंस ईच बुक वुड फीचर वन नाइट। अब हर एक बुक जो है देखिए बुक 6 1 से लेकर 6 तक है, वो एक नाइट को बताता है, एक नाइट एक शूरवीर को बताता है जो कि एक वर्चू को रिप्रेजेंट करता है। हु वुड बी द इम्पोर्टेंट ऑफ द बुक्स वर्चूज, जैसे मैंने कहा मतलब बुक 1 से लेकर 6 तक उन्होंने पहले एडमंड स्पेंसर ने 6 बुक लिखी, 12 लिखना चाहता था लेकिन उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई तो वो 6 ही फिनिश कर पाए, ठीक है ना। तो बुक 1 में क्या है जो मेनली आपको एमए पढ़ना है, द मेनली स्टूडेंट हैव टू स्टडी इन एमए, दैट इज बुक 1 दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। बुक 1 रिप्रेजेंट होम, तो बुक 1 रिप्रेजेंट होलीनेस यानी कि रेड क्रॉस नाइट, नाइट को वहाँ पर रेड क्रॉस नाइट को वहाँ पे है ना होलीनेस को रिप्रेजेंट किया गया, इसको धार्मिकता कहते हैं। अब बुक 2 में टेम्परेंस यानी संयम, बुक 3 चास्टिटी यानी पवित्रता, बुक 4 फ्रेंडशिप यानी मित्रता, बुक 5 जस्टिस यानी न्याय, बुक 6 कर्टसी यानी शिष्टाचार। तो मेनली ये चीज़ है। चलिए देखते हैं हम लोग अब। इन एडिशन टू दीज 6 वर्चूज द लेटर टू रेले सजेस्ट, अब इसमें एडिशन इसमें जोड़ते हुए 6 वर्चूज़ को अपने लेटर लिखा, अपने फ्रेंड किसको, रेले को लिखा है ना। एडमंड के फ्रेंड को कौन थे, रेले थे, तो रेले को लिखा। रेले लेटर रेले सजेस्ट दैट आर्थर रिप्रेजेंट्स द वर्चूज, सजेस्ट करता है कि आर्थर जो है रिप्रेजेंट करता है वर्चूज़ को, नैतिकता को, सॉरी गुण को। मैग्निफिशेंस विच इन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द रेस्ट, अब अकॉर्डिंग एरिस्टोटल की तरह भी है, which in according to Aristotle or the rest in the perfection of the source of the 18th uh, 18th in the them all, okay, perfection of this rest of in them all। यहाँ पे समझ में नहीं आया फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत थोड़ी है, इन देम ऑल, ओके, इसको लाइन को छोड़ दीजिए। एंड लास्ट में इसके बाद देखते हैं हम लोग आर द फेरी क्वीन हरसेल्फ रिप्रेजेंट ग्लोरी, और फेरी क्वीन किस पोएम में क्या लिखा हुआ है, उसको फेरी क्वीन को रिप्रेजेंट किया गया ग्लोरी के रूप में, मेक्स हर नेम ग्लोरियाना, उसी को ग्लोरी को उसमें यहाँ पे डिपिक्ट किया है इस पोएम में, एपिक में ग्लोरियाना रिपीट किया है किसको, क्वीन एलिजाबेथ को, ठीक है ना। ग्लोरी ग्लोरी मतलब वैभव महिमा, उसकी महिमा गुणगान करते हैं ये पोएम में, और उसी को यहाँ पे ग्लोरियाना के रूप में यहाँ पे बुक 1 में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, बुक्स फेरी क्वीन में रिप्रेजेंट किया गया है ना, पोएम फेरी क्वीन में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। यूजिंग लेटर गाइड टू द यूजिंग द लेटर एज अ गाइड टू द पोएम, अब लेटर जो है वो गाइड करता है पोएम लिखने में। फ्रॉम द प्लॉट इज सरप्राइजिंग, अब जो प्लॉट है, प्लॉट जो है वहाँ सरप्राइजिंग है, मतलब स्टोरी के बाद स्टोरी एक चेन के रूप में चलती रहती है। ऑल्दो दे आर बोथ इन अ वे इंटरनेट टू द स्ट्रक्चर इन बुक 1, ऑल्दो दे आर बोथ इन अ वे, हालांकि जो दोनों हैं रेले और एडमंड स्पेंसर, इन वेंट टू इंटीग्रल टू द स्ट्रक्चर ऑफ बुक 1, ठीक है ना, बोथ इन द वे, वो दोनों बुक जो है स्ट्रक्चर बुक 1 में दे कन्वर्ट अ फेड इन इंपॉर्टेंस, जैसे जैसे फेड करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको पोएम पढ़ने के बाद लगता है कि फेड हो रही है इंपॉर्टेंस एज द पोएम प्रोग्रेस, जैसे जैसे पोएम बढ़ती रहती है इसलिए फेड होने लगती है ना, बुझने लगती है, जैसे बुझा लगता है। एंड स्पेंसर एक्यूट सेंस ऑफ एरोनी, और स्पेंसर को एक्यूट सेंस ऑफ एरोनी और विडम्बना और सार्केज्म का सामना करना पड़ता है, इस गिवन मोर एंड मोर फ्री रेन, और उसमें मोर एंड मोर ये चीज़ दिखाया गया है, बहुत सारी चीज़ सार्केज्म का, तो ये फेड होने लगती है, जो है इनकी जो कहानी है उस फेड होने लगती है, बुझी बुझी लगती है, शुरू में बहुत अच्छी लगती है, बाद में फिर वो मतलब फेड होने लगती है। द अपील ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइक दिस शुड बी इमीडिएट टू एग्री विथ अ सिस्टमैटिक इमेजिनेशन, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट का अपील करने के लिए द अपील ऑफ अ प्रोजेक्ट दैट लाइक टू शुड बी इमीडिएट टू एग्री विथ अ सिस्टमैटिक इमेजिनेशन, इस तरह लिखने के लिए सिस्टमैटिक इमेजिनेशन की जरूरत होती है, स्कॉलस्टिक यानी नियमवादी, रूढ़िवादी। क्लासिफिकेशन आर रिगार्डेड एप्लीकेशन टू बिगिन, सम ऑफ स्पेंसर एलिगरी वाइसेस, अब कुछ स्पेंसर के एलिगरिकल जो दोष हैं वो उसमें वाइसेस में दोष है, सीम ऑल टू इसमें दिखते हैं, आगे चल के दिखते हैं फैमिलियर। इन बुक 1 द नाइट्स ऑफ होलीनेस इनकाउंटर्स द फिगर्स ऑफ डिस्पेयर, अब बुक 1 में नाइट्स ऑफ होलीनेस जो है वो इनकाउंटर करता है निराशा को, फिगर को इनकाउंटर करता है, निराशा को यहाँ पे इनकाउंटर करता है। एंड स्केप्स ओनली थैंक्स टू द अनएक्सपेक्टेड इंटरक्वेशन ऑफ ऊना, और एक्सपेक्ट करता है यहाँ से स्केप कर जाता है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड ऊना को यहाँ पे स्केप, यहाँ पे स्टोरी का भाग यहाँ पे, एंड स्केप्स ओनली थैंक्स है ना, ओनली थैंक्स यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे दिखता है, यहाँ पर है ना, डिस्पेयर निराशा है, इनकाउंटर का द फिगर ऑफ डिस्पेयर को अनएक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। ऊना को द ट्री, ऊना कौन है, ऊना एक कैरेक्टर है इसमें है, उसको वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इंटरक्यूशंस का सामना करना पड़ता है ऊना को। द ट्रू चर्च, ऊना रिप्रेजेंट करती है ट्रू चर्च को, पवित्र चर्च को, है ना। साइकोलॉजिस्ट एंड एनालिटिक, साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक और एनालिटिक जो है, और फिलोसफर्स हु स्टडी एथिक्स, जो स्टडी एथिक पढ़ते हैं, एथिक मतलब नीति आचार पढ़ते हैं। एंड द इमोशंस स्टिल दिस पोएम इज़ डायरेक्टिक, लेकिन फिर भी ये पोएम जो है उपदेशात्मक है, यानी डिडक्टिक है। इट रेजेस मोर क्वेश्चन अबाउट द वर्चूज़, ये क्वेश्चन बहुत सारा गुणों के ऊपर बहुत से क्वेश्चन करती है। देन इट आंसर, क्वेश्चन ज़्यादा करती है आंसर से, सबसे ज़्यादा आंसर से ज़्यादा क्वेश्चन करती है, जबकि इसमें आंसर कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है। रिसेंटली दिस पोएम डिस्टिंग्विशन इट सेल्फ इन द ट्रीटमेंट ऑफ
लव। एडिशनली एडिशनली क्या है इस पोएम में, डिस्टिंग्विशेस बताता है, डिस्टिंग्विश करता है सेल्फ इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाउ द ट्रेजेडी ऑफ डिवाइन ह्यूमन इंटरप्रिटेशन इज़ पेनफुल ह्यूमन। इसमें ट्रीटमेंट क्या करता है, हाउ द ट्रेजेडी कैसे त्रासदी जो है ऑफ डिवाइन ह्यूमन सेपरेशन, डिवाइन ह्यूमन, क्योंकि ये जो ऊना है, रेड क्रॉस नाइट है, ये सब ह्यूमन, ये सब क्या है, डिवाइन ह्यूमन है ना, पवित्र आत्मा है, डिवाइन ह्यूमन इंटरप्रिटेशन है ना, डिवाइन है। तो कैसे ये सेपरेशन जो है, क्योंकि इन लोगों का सेपरेशन भी जब आप पढ़िएगा पोएम को, जब आप है ना इसका समरी पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कैसे यूना और रेड क्रॉस बिछड़ गए थे, तो वहीं पे बताया गया जिस पर इंटरेस्ट बदल जाती है। तो सिर्फ ह्यूमन सेपरेशन इस प्रॉब्लम, कैसे ह्यूमन का जो अलग होते हैं है ना, वो पेनफुल, कैसे वो कष्टदायक होता है, नॉट ओनली टू अस, हमें ही सिर्फ नहीं, बट गॉड हिमसेल्फ, क्योंकि ये गॉड के रिप्रेजेंटेटिव्स है, तो भगवान को भी ये पेनफुल होता है, क्योंकि भगवान को भी छोड़ना पड़ता है, उनको परीक्षाएं देनी पड़ती है। गॉड हैज़ हिमसेल्फ हैज़ टू गिव द एग्जामिनेशन, ओके, व्हेन whenever whenever God has to, whenever God क्या बोलते हैं उसको, whenever God came onto this earth, he has all give the answer as well, okay। सो यहाँ पोएम ख़त्म होती है, तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और फ्रेंड्स प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू।